बढ़ते चले गए और इसमें हमारे साथ 10,000 किसान जुड़ गए और करीब 400 लोग हमारे यहाँ डायरेक्ट काम करने लगे और बहुत से लोगों को यहाँ रोज़गार मिला, मज़दूरों को रोज़गार मिला, किसानों की आमदनी बढ़ी। साथ में पशुओं को भी पूरा वर्ष हरा चारा मिला, तो पशुओं दूध की मात्रा बढ़ी, तो उससे भी किसानों की आमदनी बढ़ी। और इसी सब काम को देखकर भारत सरकार ने 25 जनवरी 2019 को मेरे लिए पद्म श्री अवार्ड की घोषणा की और महामहिम राष्ट्रपति जी ने 16 मार्च 2019 को मुझे पद्म श्री से सम्मानित किया। अभी जो खेती आप करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जैविक खेती करने से उत्पाद कम हो जाता है, रासायनिक खाद ही लगता है, ये सच में है? क्या कर सकते हैं हम जैविक खेती? यदि हम पिछले 50 वर्ष पहले जाते हैं तो मैं 70 के दशक की आपसे बात करता हूँ, तो हमारे गांव में मिर्च की खेती बड़ी मात्रा में होती थी और उसमें जो है ना तो बीज हाइब्रिड होते थे उस समय और ना खाद होते थे। फिर भी 100 मन मिर्च 1 एकड़ में यहाँ होती थी और 100 मन गुड़ 1 एकड़ में गन्ने से हम प्राप्त कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है, पहले रासायनिक खाद शुरू हुए, अच्छी आमदनी हुई, पर अब 70 ऐसा घट गया कि हमारे जो कीट थे, मित्र कीट थे, वो सब मर गए, हमारी प्रकृति का बैलेंस ख़त्म हो गया। और आज समय ऐसा आ गया है कि बिना रसायन के खेती दुर्लभ हो रही है, हो नहीं रही। तो ऐसे में हमने सोचा कि जैविक खेती की जाए, प्राकृतिक आधारित खेती की जाए, ऐसी खेती की जाए जिसमें किसान को बाज़ार से कुछ ज़्यादा खरीदना ना पड़े और अपने फार्म से ही किसान खाद बनाकर और उस पर खेती कर सके, जिससे किसान को ज़्यादा फायदा होगा। तो यह प्रयोग आप देख रहे हैं, मैं अपने फार्म पे ये सब प्रयोग कर रहा हूँ। इससे आमदनी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप ये कोई बिग फसल सामने देख रहे हैं, कितनी अच्छी फसल खड़ी है, ये जैविक है और बिना खाद और रसायन के हो रही है। तो फसलें हो जाती हैं, कुछ फसलें नहीं हो पाती है, कुछ हो जाती है। एक बात इसमें है कि आपने एक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया था, 10,000 किसानों को रोज़गार मिला है, 400 तो प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिला है। सरकार को प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। गांव-गांव में यूनिट खड़े रहेंगे, गांव-गांव नहीं तो 10-10 गांव में एक यूनिट होगा, तो गांव में ही रोज़गार निर्माण नहीं हो पाएगा। सरकार की बड़ी अच्छी योजना है, किसान संपदा योजना भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से लेकर आई है, जिसमें एग्रो क्लस्टर भी है। देश के हर ज़िले में एग्रो क्लस्टर बने और सरकार ने एफपीओ को भी बड़ा प्रमोशन देकर यूनिट लगाने के 50% अनुदान का प्रावधान किया है। तो भारत सरकार इसके लिए बहुत प्रयासरत है। परंतु यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, गाँव में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। हरियाणा में मुख्य प्रॉब्लम बिजली की है, जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम बेबी कॉर्न को प्रोसेस करके एक तरह से पैक करके ने और दूसरे देश में भेज रहे हैं। तो आप देख रहे थे वहाँ जनरेटर ही चल रहा था, बिजली की व्यवस्था बड़ी कम है। यदि हमें ग्रामीण क्षेत्र में सुधार करना है और किसानों को आगे बढ़ाना है, किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो बिजली की सप्लाई भी लगातार प्रोसेस इंडस्ट्री को देनी पड़ेगी। जिस तरह से MIDC हो या जब औद्योगिक क्षेत्र होता है, उनको बिजली प्रोत्साहित की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, तो किसान अगर प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करता है तो उस तरह की उसको सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? जब सरकार कोई औद्योगिक क्षेत्र बनाती है तो उसमें सब प्रावधान होता है, बिजली 24 घंटे की लाइन होती है, वहाँ बिजली की समुचित व्यवस्था होती है। परंतु जो औद्योगिक क्षेत्र में किसान की इंडस्ट्री नहीं लग सकती। किसान की जो इंडस्ट्री लगेगी तो कैचमेंट एरिया में लगेगी, जहाँ किसान पैदा कर रहे हैं, जहाँ जो फसल पैदा कर रहे हैं उसी की प्रोसेस इंडस्ट्री उस एरिया क्षेत्र में लगेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में कोई प्रोसेस यूनिट लग रही है उसी क्षेत्र में वहाँ बिजली उपलब्ध कराई जाए। और बिजली के जो ग्रामीण विभाग में शुरू होते तो उनको भी रेट कम किया जाए, ऐसा कुछ आप शायद सोचते हैं कि? अभी हरियाणा सरकार ने मशरूम की खेती पे बिजली का बिल 50% किया है, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू भी हो गया है। परंतु उन्होंने 20 किलोवाट तक का किया है, जबकि आप ये मशरूम का फार्म आपने अभी देखा है, इसमें 70 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है। और यदि हम पूरा साल मशरूम पैदा करते हैं तो 70 किलोवाट को कम से कम बिजली होना जरूरी है। तो 20 किलोवाट वाले छोटे छोटे फार्म को फ़ायदा मिल रहा है, बाकी बड़े फार्म को इससे कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और एक बात है कि आप एक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर चुके हैं, इसमें आपने जो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो 10,000 किसान आपसे जुड़े हैं उनको MSP तय किया है, कितना क्या तय किया है? हमने जब 2009 में पहली प्रोसेस इंडस्ट्री लगाई तो प्रोसेस इंडस्ट्री सारा साल चलाने के लिए एक फसल पर तो चल नहीं सकती। तो हम यहाँ के किसान बेबी कॉर्न पैदा करते हैं, स्वीट कॉर्न भी पैदा करते हैं, सीजन में टमाटर पैदा करते हैं, मशरूम पैदा करते हैं। तो चारों का कैनिंग होता है, मतलब कैनिंग की बड़ी मार्केट भी थी।
हमारे से पहले चाइना से मशरूम और टमाटो पूरी आती थी, टमाटो पेस्ट आता था, थाईलैंड से स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न आता था। तो हमने यहाँ अपने क्षेत्र में यहाँ शुरू कर दिया और हमने वही मार्केट पकड़ ली जो चाइना और थाईलैंड की मार्केट थी, और हमने प्रोसेस करके देश और विदेश में भेजने का काम किया। और साथ में अपने किसानों को हमने इन 4 फसलों का मिनिमम गारंटी प्राइस दिया कि यदि इस जो रेट मैं बता देता हूँ, जैसे हम मशरूम 50 रुपये किलो मिनिमम रेट है, बेबी कॉर्न का 50 रुपये किलो, टमाटर का 5 रुपये किलो और स्वीट कॉर्न का 7 रुपये किलो। यदि इस रेट में हम लेते हैं, यदि मार्केट में ज़्यादा पैसा उठाना, ज़्यादा मार्केट अच्छे रेट है तो अच्छे रेट में भी हम लेते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो ये तो मिनिमम रेट की बात कर रहा हूँ मैं। और मंडी में जैसे आज का भाव मंडी में मशरूम का 150 रुपये किलो है, बेबी कॉर्न का 150 रुपये किलो है, तो सभी किसान मंडी बेचते हैं। अच्छा, वे बाध्य नहीं है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जब उनका पड़ता लगता है मंडी बेचो और उनका पड़ता हमें देने में लगता है तो हमें बेचते हैं। लेकिन आपने एमएसपी तो दिया, अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग करते हैं, जो व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनको भी एमएसपी होना चाहिए, ये मांग जायज़ लगती है आपको किसानों की? मैं बहुत सी मीटिंगों में गया और मैंने एक मांग वहाँ भी उठाई है। जैसे कि सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने कोल्ड चेन प्रोजेक्ट देती है, जिसमें ज़्यादातर मटर का प्रोसेसिंग होती है, मटर की लाइन होती है उसमें। और मटर का रेट यदि पिछले साल तो अच्छा रेट था, उससे पिछले साल जाए तो 4 से 5 रुपये किलो मटर बिक रही थी। और तो मैंने मांग उठाई थी उस समय में मंत्री जी के सामने ही, यदि जितने कोल्ड चेन भारत में लगे हैं सबका रेट तय करो, 10 रुपये किलो से नीचे कोई मटर नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगली साल किसान मटर बोएगा नहीं, अगली साल इंडस्ट्री खाली पड़ी रहेगी फिर। तो एक मिनिमम गारंटी प्राइस किसान को मिलना चाहिए, और जिसका हम दे सकते हैं। सभी फसलों की मैं बात नहीं कर सकता, मान लिया मूली बोली तो मूली का क्या बनाएंगे, सभी फसल कोई भी खरीद के सबका प्रोसेस नहीं कर सकता। पर कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे मटर का दे सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में कोल्ड चेन प्रोजेक्ट मटर के प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया में है, तो इसका दिया जा सकता है। इसी तरह से दाल और अनाज जो सरकार अभी दे ही रही है, उनका एमएसपी दे ही रही है, तो जो नए 3 विधेयक आए वे तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है तीनों। जबकि एमएसपी से लोग डरे हुए हैं, एक भय हुआ है उनके मन में बैठा हुआ है, जबकि पहले भी किसी भी विधेयक में एमएसपी की गारंटी नहीं है। अब मैं इस विषय पर, मुझे भी इसकी चिंता हुई, मुझे भी भय था, तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मिला, नरेंद्र तोमर जी से, और मैं 3 बार मिल चुका हूँ, और उन्होंने तीनों बार मुझे आश्वासन दिया है। मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ में हरियाणा के या पूरे देश के जो फार्मर एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि भी मिले हैं, और सबको आश्वासन दिया है कि एमएसपी बना रहेगा, मंडी भी बनी रहेगी, क्योंकि मंडी बनी रहना भी जरूरी है किसान के लिए। लेकिन कानून में तो प्रावधान नहीं है ऐसा। अभी कानून में प्रावधान नहीं है, पर हम कृषि मंत्री से मांग कर रहे हैं कि कानून में भी प्रावधान करो। नहीं, अगर ये कानून में प्रावधान नहीं होता तो ये कानून अच्छे है? नहीं, ये कानून फिर भी ठीक है। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा आपके सामने। पहले जब हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उसका प्रोसेस यूनिट लगाया, हम किसान से टमाटर खरीद कर प्रोसेस कर रहे हैं, तो मंडी का इंस्पेक्टर हमारे पास आ गया कि आप किसान से डायरेक्ट टमाटर खरीद नहीं सकते। उधर किसान 2 रुपये किलो भी टमाटर नहीं बिक रहा, सड़कों पर टमाटर फेंक रहा। उधर एक भारत में अपना एक नियम है कि नियम था पहले कि प्रोसेस इंडस्ट्री किसान से डायरेक्ट खरीद नहीं सकती। तो ऐसे में ऐसा नियम काम आता है, ऐसा नियम बनना चाहिए कि किसान से डायरेक्ट प्रोसेस इंडस्ट्री को माल जा सके। ये 2014 में सब फल और सब्जियों पर छूट दी गई थी, और 2020 में अब ये अनाज और दालों पर भी ये छूट दे दी गई है। तो इसका फ़ायदा होगा किसानों को रेट ज़्यादा मिलेगा, किसानों की से आमदनी बढ़ेगी। लेकिन एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी भी रहना चाहिए। एमएसपी वैसे तो बैसाखी है, पर जब ये यदि किसानों को बैसाखी की ज़रूरत है तो बैसाखी भी चाहिए, क्योंकि किसान को ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है जहाँ खेती लाभदायक नहीं रही है। रासायनिक खेती के प्रभाव से किसान की जो बचत है वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो ऐसे में किसान को बैसाखी, किसान मांग रहा है बैसाखी, तो बैसाखी चाहिए। मंडी में किसानों को ज़्यादातर नोचा जाता है, उनकी एमएसपी से भी कम लागत में धान खरीद किया जाता है। इसके ऊपर जो सरकार है उसने ध्यान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये सही बात है, परंतु दूसरी यदि धान के बारे में हम देखते हैं तो एक इंटरनेशनल मंडी है,
बासमती चावल का जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर इसका एक्सपोर्ट ही है, तो पाकिस्तान से भी हमारा मुकाबला होता है, दूसरे देशों से भी हमारा, थाईलैंड जैसे देशों से भी हमारा मुकाबला है। कौन वो सस्ता दे सकता है किसको, वो उस समय वो रेट होता है। भारत सरकार यहाँ के जो चावल मिल है उनको बहुत सुविधाएं दे रही है, इसलिए कि किसान का माल खरीद कर वो एक्सपोर्ट कर सके। परंतु फिर भी कई बार आर्थिक मंदी आती है पूरी दुनिया में, तो कई बार सस्ता हो जाता है और कई बार महंगे, जब डिमांड बढ़ती है बासमती चावल तो महंगा भी हो जाता है। आप प्रोसेसिंग यूनिट जब चलाते हैं, आपको कौन कौन सी दिक्कतें अभी सामने आ रही है जो सरकार से आपको हल करेंगे? सबसे ज़्यादा तो हमारे पास बिजली की समस्या है जी, जो बिजली की है, रास्तों की है। खेतों में अभी तक रास्ते पक्के नहीं हुए हैं, जबकि खेतों में आने जाने की सुविधा नहीं है। हम काफ़ी, मुझे लगता है कि बहुत पीछे है अभी हमारी खेती की आर्थिक स्थिति है। तो सभी खेतों के रास्ते पक्के होने चाहिए आने जाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी अपने खेत तक किसान पहुंच सके, रात को भी पहुंच सके। और इसी तरह से बिजली की व्यवस्था भी पूरे देश में समुचित रूप से होनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट में आए, पूरे धूल से चल के आना पड़ा। जी, देखो ये 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। ये इसकी मांग मैं सरकार से कर चुका हूँ कि यहाँ एफपीओ का पैक हाउस बन रहा है, यहाँ से माल देश विदेश के बाज़ार में जाएगा, किसान भी यहाँ माल लेकर जाएंगे। तो इस रास्ता को पक्के करने की हमारे मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है, कराएंगे। खूब धन्यवाद सर जी। एक बात और है कि ये जो मशरूम, स्वीट कॉर्न, हमारे महाराष्ट्र में इसकी खेती हो सकती है क्या? होती है। स्वीट कॉर्न की खेती पूना में और बेबी कॉर्न की खेती पूना में खूब हो रही है। पूना से एक्सपोर्ट भी हो रहा है और मशरूम की खेती भी महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन इतना जिस तरह से आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग गांव-गांव में मैं देखता हूँ तो इतना नहीं हो रहा। यहाँ प्रत्येक गांव में मशरूम और बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न की खेती हो रही है, टमाटर की खेती हो रही है। महाराष्ट्र में टमाटर की तो खूब बड़े पैमाने पर हो रही है और प्रोसेस यूनिट भी वहाँ लगी हुई है। पर साथ में मशरूम की खेती भी वहाँ के लोग कर सकते हैं। और स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की महाराष्ट्र में अच्छी खेती पूना के आसपास हो रही है। अगर कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े किसानों को तो आप करेंगे? तो हमारे यहाँ तो पूरे देश विदेश से लोग मार्गदर्शन के लिए आते रहते हैं। हर रोज़ विजिटर आते हैं, देख के जाते हैं। मुफ्त में हम सबको सारी सेवाएं देते हैं, टेलीफोन पर भी उपलब्ध होते हैं और समझाते हैं और उनको सब बताते हैं। जी, खूप खूप धन्यवाद। तर हे होते कमल सिंग जी, पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेला आहे। नवीन कृषी कायदे त्याच्यामध्ये MSPची जोड असणं गरजेचं आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। बाकी देखील प्रावधानांचा विचार करून हे कायदे मागे घेऊ नये, मात्र याच्यात सुधारणा होणं गरजेचं आहे असं एक मत त्यांच्या प्रवाहातून दिसतंय। मात्र एक बाब आहे की यांची जी प्रोसेसिंग युनिट आहे, शेतीच्या बाबतीमध्ये आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी प्रोसेसिंग युनिट किती गरजेचे आहे, त्याच्यातूनच शेतकऱ्यांचा कसा विकास होतो ह्या भागामध्ये आपल्याला आल्यानंतर पाहायला मिळतं। मी सध्या होतो अटर्ना गावामध्ये, हरियाणामध्ये। त्यांच्याशी आपली चर्चा सुरू राहील। त्यांचा नंबरही आपल्यासोबत आहे। कोणालाही अशा पद्धतीची शेती करायची असेल तर त्यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी नक्की संपर्क साधावा। शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, अटर्ना, हरियाणा।